ऑल राइट। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ऑल राइट। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। हाँ जी सर, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ना अपना एक सीरीज स्टार्ट किया था एपीएसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। सॉरी, उसी को सर आगे कंटिन्यू करना है। 20 क्वेश्चंस हो गए थे पिछली क्लास में, अगर आप देखोगे। आप अगर पिछली क्लास आपको रिपीट करनी है तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल में आप चले जाओ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल में, उसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा एपी एस एस बी जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो वहां पर एक प्लेलिस्ट है इस नाम से, उसमें जितने भी लेक्चर्स होते जाएंगे ये एपीएसएसबी प्रीवियस ईयर के, वो अपलोड होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी एक लेक्चर किया था पिछली क्लास में, अब ये सेकंड लेक्चर हम उस सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो 20 क्वेश्चन हो गए थे। आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इज 21। हु कंपोज द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? बिरी जी ज्यादा आगे बढ़ गए आप। फर्स्ट सेकंड डिस्कस ही नहीं हो रहे, वो पिछली क्लास में डिस्कस हुए थे। 20 क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे, आज क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस होगा। हु कंपोज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? देखिए, हमारे जो एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स हैं, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स में मैंने ये चीज बहुत पहले इंसर्ट करवा दी थी, मतलब पहले इंसर्ट कर दी थी। तो मैंने उस टाइम भी मेंशन किया था, जब मैं यहाँ पर अभी ऑफलाइन में हिस्ट्री पढ़ाता था, तो मैंने मेंशन किया था ये इलाहाबाद क्लियर इंस्क्रिप्शन वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और अब देख लो एमटीएस में इस साल पूछ भी लिया गया। बताइए सर, हु कंपोज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? रवि कीर्ति, हरिसेन, वीरसेन, महासेन। देखो, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? इलाहाबाद मतलब जो आज का प्रयागराज है, वहां पर एक पिलर लगा हुआ है। ठीक है, वहां पर टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज अपने इंस्क्रिप्शन लिखवाती गई हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किए। तो जो एक फेमस आपका इंस्क्रिप्शन है वो किसने लिखवाया? हरिसेन ने। हरिसेन एक कोर्टियर थे समुद्रगुप्त के टाइम पे। ठीक है, तो गुप्ता डायनेस्टी के सबसे आप कह सकते हो वन ऑफ द पावरफुल जो रूलर थे समुद्रगुप्त, जिनके टाइम पे आपका सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हुआ था गुप्ता डायनेस्टी का, तो उनके कोर्टियर थे हरिसेन। तो उन्होंने जो समुद्रगुप्त की तारीफ में बहुत सारी चीजें और उनके जो जितनी भी विक्ट्रीज हैं वो सब किसमें लिखवाई? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। ये जो पिलर है इसको सबसे पहले किसने लगवाया था? अशोका ने। इसको हिंदी में स्तंभ कहते हैं पिलर को। ठीक है, अशोकन स्तंभ था। तो सबसे पहले इसमें अशोका के बारे में लिखा गया, फिर अशोका की वाइफ जो कौरवकी थी उनकी चैरिटेबल डीड्स लिखी गई, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त के जो भी काम थे जो हरिसेन ने लिखे हैं वो इसमें आपके मौजूद हैं। फिर उसके बाद इसमें जहांगीर ने भी लिखवाया। ठीक है, मुगल एम्पायर में जहांगीर ने भी पर्शियन में इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हैं अपने बारे में। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पर मिलती हैं? इलाहाबाद में देखने को मिलती हैं। ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे। तो ये क्वेश्चन हमारा नोट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी सर हमारे नोट्स का क्वेश्चन है। द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इज डिस्कवर्ड बाई। उस पर्सन को फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहते हैं, क्योंकि वैक्सीन का कंसेप्ट ही वही बंदा लेके आया था। तो सबसे पहली जो वैक्सीन बनी थी वो स्मॉल पॉक्स की बनी थी। स्मॉल पॉक्स कैसी डिसीज है? एक वायरल डिसीज है। ठीक है, वायरस से होने वाली। तो इसकी वैक्सीन किसने बनाई थी? ये भी आपके नोट्स में मेंशन्ड है। बताइए सर। देखो, क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना है आपको। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये क्वेश्चन सीरीज का मतलब ही यही होता है
कि आप क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, आपको आता हो या ना आता हो, जितना भी आप लॉजिक लगा पाए उसको लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। गलती हो जाएगी, हो जाने दो, कौन सा ये एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर रहे हो। अभी क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत छोटी छोटी माइनर माइनर आप मिस्टेक कर देते हो, और वो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स आप कब सुधारोगे, जब आप क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो अभी आपको, अब क्लास आए हो तो सिर्फ बैठने से काम नहीं चलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि क्लास ओपन करा, उधर साइड में थोड़ा सा एक बोतल खोली, इधर थोड़ा सा स्नैक्स खोले और अपना चल रही है क्लास, है ना, तो वो नहीं। अपना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जो भी लॉजिक लगता है उसको यूज करके आंसर दीजिए, ठीक है। ओके सर, तो स्मॉल पॉक्स के रिलेटेड थोड़ा सा मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं एडवर्ड जेनर और कुछ कह रहे हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। चलो सर, करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो डेवलप की है सर आपका एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी हमने इसे बायो में पढ़ाया है हमेशा मेंशन किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन सर किसने बनाई है, ये बनाई है सर आपका एडवर्ड जेनर ने। अब सर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। अब सर ये क्या ही क्वेश्चन है, मतलब अब ये सर मतलब, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर बताइए। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये CO2 नीचे होगा। पेपर में भी आपकी बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह थी, वो सब मैंने इसमें करेक्ट करके क्वेश्चन डाले ना। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, इसमें अगर सर अगर गलत आंसर बताते हैं तो उसी केमिकल फॉर्मूले में आपको डुबकी लगा लेनी चाहिए ना, ठीक है। अगर इसका भी आंसर गलत आ रहा है तो सर उसी केमिकल फॉर्मूले में डुबकी लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैं सबको मौका दे रहा हूँ, अटेम्प्ट जरूर करिए। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज H2O, ठीक है। विश्व आसान सवाल था। चलो, द नेम ऑफ द लाफिंग गैस। देखो हमारी जो केमिस्ट्री के नोट्स है उसमें लाफिंग गैस इस और इससे रिलेटेड जो भी केमिकल गैसेस इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, वो सब मैंने अलग से लिखवाई थी, है ना। तो देखो उसमें से फंस गया, द नेम ऑफ द लाफिंग गैस बताओ सर। जैसे नोट्स का क्वेश्चन है, आजकल पानी का भी टेंडर हो गया। इसका आंसर बताओ सर। तो आपका लाफिंग गैस कौन सी गैस को कहते हैं, तो लाफिंग गैस ध्यान रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। NO2, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड इज योर लाफिंग गैस। ये एक्चुअली क्या करती है, ब्रेन को इनएक्टिव कर देती है एक तरीके से। आपका ब्रेन समझ नहीं पाता अब करना क्या है, तो ये डायरेक्टली ब्रेन को इम्पैक्ट करती है, तो ब्रेन की एक्टिविटीज को ये डिस्टर्ब करती है। इसी वजह से इंसान इसको ज्यादा अगर कंज्यूम करेगा तो हंसता ही रहेगा, ठीक है। इसको मेनली यूज क्या करते हैं, इस गैस का मेनली यूज होता है एनेस्थीसिया क्रिएट करने में, ठीक है। तो एनेस्थीसिया क्रिएट करने में इस गैस का मेनली मेनली आप देखोगे यूज होता है, ठीक है। तो दैट इज योर नाइट्रस ऑक्साइड। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट खास काम है, नाइट्रस ऑक्साइड का एक और इंपॉर्टेंट खास काम है। देखो वैसे तो ये नॉन फ्लेमेबल है, मतलब ये डायरेक्ट इग्नाइट नहीं होती है, मतलब अगर आप ये गैस रख दो और इसको स्पार्क दे दो तो ये जलेगी नहीं, नॉन फ्लेमेबल है। लेकिन हाँ, अगर कहीं आग लगी हुई है और उस आग में ये नाइट्रस ऑक्साइड डाल दोगे तो उस आग को जरूर भड़का देगी। नाइट्रस ऑक्साइड डायरेक्ट तो आग नहीं लगाती है, लेकिन हाँ अगर कहीं आग लगी हुई है और उस आग में ये गैस लगा दोगे तो उस आग को और जरूर भड़का देगी, क्योंकि इसमें इसको ऑक्सीजन मिल जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो इसीलिए इस गैस को फ्यूल में भी यूज करते हैं। और फ्यूल में यूज करने से क्या होता है कि आपका फ्यूल कंबंशन कब होगा, जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। तो अवेलेबल ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा देती है ये गैस, ठीक है। तो जितना भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिला हुआ है उसमें और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा देती है गैस, क्योंकि डायरेक्ट तो ये फ्लेमेबल नहीं है, लेकिन हाँ एक आग भड़काने का काम जरूर ये आपका करती है। तो ये एक इसकी खास प्रॉपर्टी है नाइट्रस ऑक्साइड की, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 25, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज।
अब ये क्वेश्चन तो सर मैं क्या ही बताऊं, इतनी बार मैंने क्लास में जब भी पढ़ाया मैंने हमेशा मेंशन किया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आता ही आता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली पूछते ही पूछते हैं, और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार रिपीट हो चुका है। लास्ट के 3 साल में मैंने कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट होते देखा। आप देख लो, एक प्रूफ आपके सामने है, ये अभी लेटेस्ट एग्जाम में भी आपका आ गया। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज, हाँ जी। तो जॉन दीदी जी कितना एक्साइटेड है सर, काश वो पेपर मैं सॉल्व कर रहा था तो ओएमआर में ऑप्शन बी फिल करते टाइम कितना प्राउड फील होता। ठीक है, चलो सर बिल्कुल। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो भीमराव अंबेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन जितना भी लिखा गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लिखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज बनाई गई। उसमें जो सबसे बड़ी कमेटी थी और सबसे मेन कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। हर कमेटी जो भी पार्ट लिख के लाती उसे कहां पर लेके आती, ड्राफ्टिंग कमेटी को लेके आती, और उसको फाइनल अप्रूवल कहां से मिलता था, ड्राफ्टिंग कमेटी से मिलता था। ठीक है, और इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 26, द नियरेस्ट प्लेनेट टू सन इन अवर सोलर सिस्टम। अब देखो, अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड की हैं तो आप ये चीज फील कर पाओगे कि मैंने हमेशा से कहा है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उससे क्वेश्चन लगभग लगभग आते ही आते हैं। ठीक है, यूडीसी के पेपर में भी सोलर सिस्टम से 2 सवाल आए थे, एमटीएस में भी सोलर सिस्टम से 2 सवाल आए हैं। तो सोलर सिस्टम से आने की क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। प्लस साथ ही साथ इसमें आपका कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते, जो भी आता है अपने नोट से ही आता है। ठीक है, नोट्स के बाहर नहीं आता है। द नियरेस्ट प्लेनेट टू सन इन अवर सोलर सिस्टम इज, बताइए सर इसमें सर मतलब क्या। अब देख लो, आप सोलर सिस्टम देख लो, सोलर सिस्टम सबसे नजदीक कौन सा लग रहा है सर, मरकरी है बिल्कुल। सोलर सिस्टम में सबसे नजदीक कौन सा है, सन के सबसे नजदीक है सर आपका मरकरी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मरकरी। क्वेश्चन नंबर 27, द फेमस साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। ये वही वाले साइंटिस्ट हैं जिनके सर पे एप्पल गिरा था। एप्पल वाली स्टोरी याद है, एप्पल गिरा, एप्पल से उन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर कर ली। हाँ जी सर, द फेमस साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। तो आप देखो, एक चीज मेन ये नोटिस कर सकते हो, क्लास कराने का मेन पर्पस यही है कि आप अवेयर हो जाओ कि एपीएसएसबी क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है। तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच है, मोड ऑफ अप्रोच है, वो उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में एपीएसएसबी सवाल कर रहा है। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, कई टफ टफ टॉपिक्स लेके आते हैं कि सर आपने केशवानंदा भारती केस नहीं पढ़ाया। भैया यहाँ पे सिंपल आर्टिकल पूछ रहा है, आप केशवानंदा भारती केस के पीछे पड़े हो। तो जब उतना एडवांस चीजें नहीं पूछ रहा है तो आप उतना एडवांस मत जाओ। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक ही आपके पूछे जा रहे हैं, फिर भी हम बेसिक से ऊपर एक्स्ट्रा एडवांस लेके आपको चलते हैं, ताकि आप एपी पीएससी के भी जो अदर एग्जाम्स है उनको भी टारगेट कर पाओ। ठीक है, माइकल फेराडे, कौन लगा रहा है ये माइकल फेराडे। हाँ, हमारी जनरेशन, अरे आपको लग रहा है जनरेशन का वाट लगा दिया। आज जो आप इतनी टेक्नोलॉजी देख पा रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आइजैक न्यूटन का रोल है सर। ठीक है, आज जो भी हम फील कर रहे हैं, आज जो भी हम कर रहे हैं, आज जो भी हम व्हीकल्स देख रहे हैं, आज हम स्पेस में जा पा रहे हैं, आज हम सैटेलाइट्स स्पेस में भेज पा रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं न्यूटन है सर। आज हम इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे यही बंदा न्यूटन है। वरना अभी भी हम वही रह रहे होते सर बिना इंटरनेट के। सोचो फिर कैसे रील्स देखते, कैसे कच्चा बादाम चलता। ठीक है, तो द फेमस साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी इज सर आइजैक न्यूटन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 28, इन अवर सोलर सिस्टम एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन। ये क्वेश्चन देखो, अभी ये एमटीएस 2023 में भी पूछा गया, और सेम क्वेश्चन यूडीसी 2022 में भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन सोलर सिस्टम का। तो एस्टेरॉइड्स कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में मिलते हैं, अर्थ और मार्स, मार्स एंड जुपिटर, वीनस एंड जुपिटर, सैटर्न एंड जुपिटर। ये भी सर बिल्कुल, ये भी आपके नोट्स का ही सवाल है, बताइए सर।
पहले की स्लाइड में देख लिया था। इतना ही तेज होना है निकिता जी आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर इज मार्स एंड जुपिटर। तो अगर ईश्वर किसी को आंखें दे और तेज शार्प माइंड दे तो निकिता जी जैसा दे। मैंने क्वेश्चन डिस्कस कराया, उन्होंने उसी टाइम नोटिस कर लिया, ये अच्छी बात है। हाँ जी सर, तो मार्स और जुपिटर इनके बीच में ये जो आपको छोटे छोटे पत्थरों की पूरी बेल्ट मिलती है, इसे हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट। एक नेपट्यून के बियॉन्ड जाके एक और इस तरह की बेल्ट मिलती है, उसे कहते हैं कुइपर बेल्ट। क्वेश्चन एस्टेरॉइड बेल्ट पे पूछा गया है, एक बार नहीं 2 बार पूछ लिया गया, तो करेक्ट आंसर इज मार्स एंड जुपिटर। अब ये है सर क्वेश्चन नंबर 29, द ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इज। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो जो एक प्लांट होता है, फ्लावर वाला प्लांट होता है, तो उसमें ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? जैसे ये जो आपके हैं स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर, ये सब सर क्या है, उस प्लांट के ऑर्गन्स हैं। लेकिन इनमें से कौन सा ऑर्गन उस फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो 5th क्लास की जो आपकी साइंस की किताब होती है, उसमें सर ये टॉपिक आपका डिस्कस होता है। तो साइंस में एक टॉपिक होता है ना, पॉलिनेशन। तो प्लांट्स का रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन, उसमें सर ये आपका टॉपिक कवर होता है। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट में जो रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो आपका फ्लावर है। इस फ्लावर से ही आपके आपके फ्लावर होते हैं, और क्या होता है, आपके सीड्स होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, फ्लावर में रिप्रोडक्शन के ऑर्गन है। जैसे यहाँ पर आप देखो, जैसे किसी भी फ्लावर में एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो किसी फ्लावर में एक ही होता है मेल या फीमेल, और किसी में दोनों होते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसे कहते हैं स्टैमन। इसमें ये जो आपका ये स्टैंड है, ये कहलाता फिलामेंट, और ये हिस्सा कहलाता है एंथर। इसी एंथर में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। इसी में सर आपके छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये वाला पोर्शन कहलाता है स्टिग्मा, और इसकी ये जो लेंथ वाला पिलर वाला पार्ट है स्टाइल, और ये जो पार्ट है ये कहलाता है ओवरी। इन तीनों को कलेक्टिवली कार्पल कहते हैं, या फिर एक और नाम है पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल कहते हैं या फिर कार्पल कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए होता क्या है, ये एंथर में से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, और किससे इंटरेक्ट करते हैं, ये आपका पिस्टिल के ओवरी से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन, जिसकी वजह से नए सीड्स का जन्म होता है, और जिसकी वजह से उस प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और इसका ये वाला जो पार्ट है फ्लावर का, ये कहलाता है पेटल। ठीक है, और ये सेपल। तो ये और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं फ्लावर के। ठीक है, तो ये सर पूरी कहानी थी फ्लावरिंग की। तो उसमें उसने कुछ भी डिटेल नहीं पूछी। ठीक है, उसमें उसने कुछ भी डिटेल में नहीं पूछा, बस सिंपल सा बेसिक सा सवाल पूछ लिया कि ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट में, एंड दैट इज योर फ्लावर। ठीक है सर, आई होप इट इज क्लियर नाउ। क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, समझ पा रहे हैं तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, कमेंट तो सर जरूर करो, एटलीस्ट कुछ तो तुक्का लगाओ सर। अगर देखो क्लास में मौजूद हैं तो कमेंट करो, कुछ भी करो। उससे क्या होता है, आपका इंटरेक्शन जुड़ता है, मेरी भी नजर में आते हो कि अच्छा आज कौन कौन क्लास में आया, तो मुझे भी थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, ये 8 PM वाला क्लास ओपन टू ऑल क्लास है। इसमें हम लोग सिर्फ APSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, अब जैसे कल की क्लास होगी तो हम लोग उसमें अरुणाचल का जीके डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी फिर ये जो टाइम है आपका करंट अफेयर्स का भी टाइम है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी इसी क्लास इसी टाइमिंग में आपका डिस्कस होगा। ठीक है, चलो सर क्वेश्चन नंबर 30, लोग आंसर भी देने लगे। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन या फिर एक वर्ड यूज होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग जितनी भी एनर्जी फील कर पाते हैं उसका प्राइमरी सोर्स क्या है? ठीक है, जितनी भी एनर्जी फील कर पाते हैं
उसके लिए प्राइमरी सोर्स क्या है, थोड़ा सा अगर आप क्या कहते हैं लॉजिक से लगाओ तो इसका आंसर दे दोगे सर। थोड़ा सा लॉजिक से जाएंगे इसका आंसर मिल जाएगा। हाँ जी, पेट्रोल डीजल भी देखो, पेट्रोल डीजल भी अगर कहीं ना कहीं बन रहे हैं तो वो सन की एनर्जी से ही बन रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल डीजल किससे बनता है, फॉसिल फ्यूल से बनता है, मतलब फॉसिल से बनता है, पुराने एनिमल और प्लांट्स से बनता है। और उन एनिमल प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिली होगी, सन से मिली होगी, क्योंकि सर ये सन ही तो है जिसके बाद फोटोसिंथेसिस होता है जिससे प्लांट्स ग्रो करते हैं। ये सन ही तो है जो सर हमें एनर्जी विटामिन डी के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। तो अल्टीमेटली हम जितनी भी एनर्जी फील करते हैं उसका हमारा मेन सोर्स ऑफ क्या है, मेन सोर्स है सर सन, ठीक है। मेन सोर्स है सन। अच्छा, सन के अंदर कौन सी रिएक्शन चलती है, सन के अंदर कौन सी रिएक्शन चलती है, दो ऑप्शन दे देता हूं, एक है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक है न्यूक्लियर फिजन। इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन सन के अंदर चलती है, जरा बताइए मुझे। हाँ जी, तो सन के अंदर ध्यान रखना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, ठीक है, फिजन नहीं होती है। सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, ध्यान रखिएगा। फिजन जिसको जितना भी देखते हैं भूलते ही रहते हैं। देखो ये ना मैं वैसे क्लास में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, एक बार फिर से दोबारा कभी कर लूंगा। फ्यूजन वर्ड याद रखना, कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे याद रखो, SUN। यू आता है ना सन में, सन में यू आता है कि आई आता है, यू आता है ना, तो यू से याद रखो फ्यूजन, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 31, द एनर्जी obtained from the interior of the earth is called tidal energy, conventional energy, geothermal energy या फिर none of the above। इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जो हम लोग एनर्जी ऑप्टेन करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो कन्या जी आप भी फिजन लगाएंगे। हाँ जी सर बताइए। बिल्कुल, उसको कहते हैं जियो थर्मल एनर्जी। जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल मतलब हीट। तो अर्थ की हीट से जो एनर्जी निकलती है उसको, उससे बनने वाली एनर्जी, अर्थ की जो, अर्थ से जो हीट निकलती है उससे बनने वाली एनर्जी आपकी कहलाती है जियो थर्मल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है, जो टाइड होती है ना, हाई टाइड लो टाइड जो वेव्स जनरेट होती है उनसे जो एनर्जी बनती है वो टाइडल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी जो आपका फॉसिल फ्यूल से जनरेट होती है, जैसे कोल वगैरह से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल एनर्जी आप बनाते हो, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो आ जाता है आपका कन्वेंशनल एनर्जी। तो अर्थ की इंटीरियर की हीट से जो आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो वो एनर्जी कहलाती है आपका जियोथर्मल एनर्जी। कंफ्यूजन हो गया, हाँ तो ध्यान रखना ना। अब ऐसे याद रखना फ्यूजन और सन, यू, यू, ठीक है। आई होप अगली बार कंफ्यूज नहीं करोगे इसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 32, द मेन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर आर्गन। बताइए सर, मेन गैस कौन सी है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है या आर्गन है। मेन गैस कहने का मतलब मेजॉरिटी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किस गैस की मिलती है एटमॉस्फेयर में। हाँ जी सर, तो कारगा जी लगा रहे हैं नाइट्रोजन, बाकी लोग बताइए, ये सब मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो देखो जितने भी क्वेश्चंस है तो या तो हमने ज्योग्राफी में या फिर करेंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं ये डिस्कस जरूर करें, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है।
ए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मेन गैस होती है नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा अमाउंट होता है नाइट्रोजन का, देन होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बाद थर्ड हाईएस्ट अमाउंट किसका होता है, बता सकते हैं? ऑक्सीजन के बाद थर्ड हाईएस्ट अमाउंट किस गैस का होता है एटमॉस्फेयर में? द मेन गैस तो सर होगी नाइट्रोजन हो गई, उसके बाद सर सेकंड पे ऑक्सीजन हो गई, और थर्ड हाईएस्ट कौन सी होती है? आर्गन। CO2 तो नहीं लग रहा आपको? अकबर हुमायूं कह रहे हैं CO2। CO2 कितने लोगों को लग रहा है? देखो, ये मैं इसलिए जब भी पढ़ाता हूँ इस चीज को हमेशा पढ़ाता हूँ। कई लोगों को, जैसे कि यहाँ पर तो कुछ लोग हीलियम लगा रहे हैं, लेकिन कई लोग कंफ्यूज होकर CO2 भी लगा देते हैं। ठीक है, CO2 लगा देते हैं, जबकि CO2 नहीं है। थर्ड नंबर पे आती है आर्गन, देन उसके बाद कहीं नंबर लगता है CO2 का। ठीक है, तो सीक्वेंस करेक्ट ये है, नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन आर्गन देन CO2, तो ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। चलो जी, तो ये हो गया सर क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33, द फेमस जयपुर इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। ये जयपुर सिर्फ सिटी नहीं है, कैपिटल भी है, कैपिटल सिटी है, किस स्टेट में आता है? क्वेश्चन नंबर 33। हाँ तो देखो, दो निकल आए CO2 वाले, और ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं कहता हूँ इसको ध्यान रखना। अब ये तो सर बिल्कुल आसान सवाल है, जयपुर कहाँ पर है सर? जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अगर आपको इंडिया के सारे स्टेट्स की कैपिटल याद नहीं है, तो आज ही जाके उनको याद करें, एटलीस्ट ये काम तो करें। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं। MTS के एग्जाम में कैपिटल्स बहुत पूछी गई हैं, राजस्थान जैसे जयपुर पूछ लिया, राजस्थान की कैपिटल है। कर्नाटका की कैपिटल पूछी गई है, एक दो और स्टेट्स हैं उनकी भी पूछी गई है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गैस दैट वी यूज फॉर ब्रीदिंग? इनमें से कौन सी गैस है जो हम लोग ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी सर, सांस लेने के लिए कौन सी गैस यूज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव वाले कौन है, पहले तो मुझे वो बताएं। कोई है जो ऑल ऑफ द अबव में बिलीव करता है? जयपुर गर्मी की दुकान। बहुत सही। ऑल ऑफ द अबव वाला है कोई? नहीं सर, हम तो सर ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। हाँ ले आ गए, बैंग बैंग आ गए, ऑल ऑफ द अबव। हम तो सर प्लांट भी है ना, हम तो नाइट्रोजन लेके उसका फिक्सेशन भी करते हैं। देखो, हम लोग जो ब्रीदिंग में गैस यूज करते हैं वो O2। कोई कहेगा सर CO2 भी तो होता है, भैया CO2 निकालते हैं। ठीक है, इनहेल O2 करते हैं, एक्सेल CO2 करते हैं, तो बिल्कुल मतलब सर छोटा सा सवाल है। तो ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, देखो ये APSS पूछ रहा हूँ, मैं कभी ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं करा था। लेकिन अब क्या करें, आपके ये क्वेश्चन इस तरह के आए हैं, लेकिन फिर भी लोग कट ऑफ नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, सबसे दुख की बात ये, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से आप मिनिमम कुछ नहीं तो 30 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने क्या कहते हैं, 50 में से 50 में से 40 क्वेश्चन मैथ के कर दिए, 50 में से 40 क्वेश्चन आपने क्या कहते हैं, 40 तो कम हो गया, देखो अच्छी तैयारी तो मिनिमम 45 तो बनाओ। ठीक है, 45 आपने मैथ्स के कर दिए, और मान लो 50 में से कितने, 45 इंग्लिश के कर दिए, तो 90 क्वेश्चन ये हो गए, और मिनिमम 30 ये कर दिए, 120 क्वेश्चन हो गए, मतलब 240 मार्क्स, कट ऑफ के करीब पहुंच गए आप। ठीक है, अब GK में 30 से तो सर ज्यादा ही हो सकता है, 35 तो आप मान के चल सकते हो ना। तो 125 क्वेश्चन तो 250 कट ऑफ बन गया सर। ये मिनिमम मिनिमम बता रहा हूँ कि इतना तो सर आप स्कोर कर ही सकते हो, अच्छी तैयारी के साथ इतना स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपको जितना कंटेंट दिया जा रहा है बस आप उसी पे फोकस होके चलो, कुछ अलग से प्रिपेयर मत करो। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, जितना आपको दिया जा रहा है वो मोर देन अनफ है, उतना ही आप पहले वो कवर कर लो, वही अपने आप में बहुत हो जाएगा। तो जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है उतना अच्छे से अगर आपने मेंटेन कर लिया,
बहुत इजीली ये एपीएसएसबी के एग्जाम निकाल सकते हो, कोई बड़ी डील नहीं है, ठीक है। जी अब तो डेविड जी, अब जीएस क्यों मुश्किल लग रहा है, 40+ भी क्यों मुश्किल लग रहा है, अभी आप क्वेश्चंस देखो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। ये देख लो सर, द एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ इज, द एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ इज मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऑल ऑफ द अबव, बताइए सर। तागी जी देखिए, अगर पेपर लीकेज होता तो पता चल जाता ना, तो ऐसा तो कुछ नहीं सुनने में आया था कि एपीएसएसबी का होता है, और इनफैक्ट एपीएसएसबी ज़्यादा अच्छे से इस टाइम काम कर रहा है, वो प्रॉपरली आपका एक डेट दे दी है, उसी डेट में आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाता है, टाइम पे वो एग्ज़ाम करा रहे हैं, आपका प्रॉपर सिलेबस मेंशन करके देते हैं, तो इस टाइम तो बहुत ही स्मूथली सारा काम चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो एसआई यूनिट लेंथ की क्या होती है सर, ये तो सर वो हमारा जो जनरल साइंस है फिजिक्स, उसमें मैं हमेशा पढ़ाता हूँ कि एसआई यूनिट पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं आने के, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज मीटर। लेंथ की सर एसआई यूनिट क्या है, मीटर है बिल्कुल। रिपब्लिक डे इज ऑब्जर्व ऑन, अब देखो वही मैं कहता हूँ कि आपको नोट्स इसी हिसाब से बनाए गए हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब आप, कोई कह रहा है कि सर आपने केशवानंदा भारती केस नहीं समझाया, आप वहाँ केशवानंदा भारती के चक्कर में हो और एपीएसएस भी रिपब्लिक डे पूछ रहा है, मतलब पॉलिटी नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी जवाब दे दोगे सर, ठीक है। सुकन्या जी मैथ्स भी निकलेगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस का ना, मैथ्स भी निकलेगा। चलो, तो ये क्या है सर, अब मतलब 26 जनवरी रिपब्लिक डे, अब देखो कितना आसान है, कितना आपको चिंता है एग्जामिनर की, एग्जामिनर को आपकी उसे करेंसी पे सवाल करना, तो वो बेचारा डर गया कि अगर मैंने कनाडा की पूछ ली तो ये शायद ना बता पाए, है ना, ऑस्ट्रेलिया की पूछ ली तो शायद कोई ना बता पाए, भूटान की पूछ ली तो शायद कोई ना बता पाए, उन्होंने कहा चलो हम जनरल करेंसी पूछते हैं यूएसए की। बताओ सर यूएसए की करेंसी क्या है, हाँ जी यूएसए की करेंसी सर क्या लगता है क्या होगा। तो करेंसी एक आपका टॉपिक है, ठीक है, करेंसी एक जीके का टॉपिक है जो मैं हमेशा से मानता हूँ इम्पोर्टेंट होता है आपके जीके के एग्जाम में, करेंसी, कैपिटल्स, इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो करेंसी का करेक्ट आंसर इज डॉलर, यूएसए की करेंसी। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, इंडिया में सर, इंडिया के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद है, नरेंद्र मोदी हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं, या फिर सर नन ऑफ द अबव, बताइए। हाँ जी सर, प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज, बिल्कुल सर, करेंट प्रेसिडेंट इज द्रौपदी मुर्मू जी। अब मैं सवाल पूछता हूँ, अच्छा सवाल किसे कहते हैं बताता हूँ। सवाल ये है कि मुर्मू जी हमारे प्रेसिडेंट है, बट वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, 13th नंबर की, 14th नंबर की, 15th नंबर की, या 16th नंबर की, ठीक है। तो जो हमारी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, 13th, 14th, 15th या फिर 16th, बताइए। देखिए मैम मोदी जी, ये क्लास इसलिए लगाई गई है ताकि आपको एक बार क्वेश्चंस को एनालाइज कराया जा सके, है ना। अगर थोड़ा सा आप अगर जल्दी में रहते हैं तो कोई इशू नहीं, आप उसका रिकॉर्डिंग देख लिया करिए ना, ठीक है। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज 15th प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब देखो कई सारे स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं, अब 4 स्टूडेंट तो है नहीं, हम खट 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 करते हुए निकलते गए ना, तो अगर ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो इस वजह से हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ना, तो उस चक्कर में क्लास स्मूथली चलती, थोड़ा सा स्लो चलती है, अगर आप थोड़ा सा अगर जल्दी में रहते हैं तो इन दैट केस आप रिकॉर्डिंग भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, ये ध्यान रखना 15 नंबर ऑफ प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। क्वेश्चन नंबर 39, द कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द थ्री आर्म फोर्सेस, कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द थ्री आर्म फोर्सेस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, कौन है सर।
ये देखो, ये आपका प्रेसिडेंट टॉपिक है। प्रेसिडेंट टॉपिक में ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी, ठीक है। ये सब ऐसा नहीं है कि आपके नोट से बाहर का है, ठीक है। ठीक है, ये देखो, मैं हमेशा से कहता हूँ पॉलिटी में अगर फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रेसिडेंट। तो दो क्वेश्चन डायरेक्ट प्रेसिडेंट से आ गए। तो कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द आर्म फोर्सेस इज प्रेसिडेंट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। द कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज, जैसे मैंने देख लिया, देखो इस बार के जो इसमें आपका एपीएसएसबी में एक फोकस आपका करेंसी पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक फोकस सर आपका कैपिटल पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इस पेपर में तो कुछ ज्यादा ही कैपिटल पूछ ली गई। तो कर्नाटका की सर कैपिटल कौन सी है? कर्नाटका की कैपिटल है सर आपका बेंगलुरु, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। तो इसको फिर आज 20 क्वेश्चंस का अपना डेली का टारगेट है, ठीक है। तो डेली देखिए, बिल्कुल आप ये क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। तो डेली का 20 का टारगेट है, तो 40 क्वेश्चन आज हो गए। इसके आगे के क्वेश्चन फिर हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है सर। चलिए, तो लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ टू लाइक एंड शेयर विद योर कलीग्स, ठीक है। तो इसके के आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सिंपल पर्पस यही है ताकि आप लोग खुद से, अगर मैं बोलता हूँ तो क्वेश्चंस आप नहीं देखते हो ना, तो इसीलिए क्लास में आओ, खुद अटेम्प्ट करो और खुद फील करो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। खुद आप एनालाइज करो किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कम आ रहे हैं, तो आपकी आपकी जो प्रिपरेशन है उसी डायरेक्शन में आगे चलती रहे, ठीक है सर। चलिए फिर सर, थैंक यू एवरीवन। करंट अफेयर्स क्लास होगा अगले आने वाले वीक में, करंट अफेयर्स क्लास होगा, ठीक है। 8 PM वाला जो टाइम है वो, ये ओपन टू ऑल क्लास है, फ्री क्लास के लिए। अभी जैसे हम लोग आपका भी एपीएसएसबी प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इस हफ्ता करंट अफेयर्स ड्रॉप कर दिया, नेक्स्ट वीक से करंट अफेयर्स क्लास होगा, ठीक है सर। चलिए सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।